अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, तो इसका मतलब उसने कभी अपने जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं किया। मैं तौसीफ अली। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने रसायन विज्ञान से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों के बारे में सीखा था। आज का ये वीडियो शुरू होने वाला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु या फिर कोई भी यौगिक एक दूसरे से रिएक्शन करके एक नया पदार्थ कैसे बनाते हैं, यही लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे देने वाले हैं एमी लोमोसोव। इन्होंने दिया था सन 1756 में। यानी कि देखा जाए तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम एमी लोमोसोव ने 1756 में दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया क्या था हमें। तो देखिए एमी लोमोसोव ने हमें ये बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान परिवर्तन अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के अंदर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके हम वाटर बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। हम सपोज कर लेते हैं, बस आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए हमने 1 kg मास का हाइड्रोजन ले लिया, हमने 1 kg मास का ऑक्सीजन ले लिया, यानी कि जो पानी बनेगा वो कितने kg का बनेगा, 2 kg का बनेगा। तो यही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो मास रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार एमी लोमोसोव ने बस यही बताया था। जैसे आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो खुद से उत्पन्न होता है और न ही बनता है। यानी कि किसी भी दो चीजों को अगर हम मिलाएंगे तो वो तीसरा चीज जो बनेगा उन दोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर बनेगा। यानी कि 1 किलो द्रव्यमान का कोई और तत्व ले लिया, 1 किलो द्रव्यमान के तत्व का कोई और तत्व ले लिया, तो दोनों तत्व अगर मिलेंगे तो 2 किलो का एक नया तत्व बनाएंगे। इस दौरान उनके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला जो नियम है वह स्थिर अनुपात का नियम, जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी कहते हैं। इसे दिया था J.L. प्राउस्ट ने 1797 में। अब ये क्या है स्थिर अनुपात का नियम? देखिए, मान लीजिए कोई भी तत्व एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन करने के दौरान वो किसी निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक कार्बन के साथ हम 20 ऑक्सीजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, एक हाइड्रोजन के साथ 30 ऑक्सीजन जोड़ के पानी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। जैसे एक एग्जाम्पल में आप ये भी देख सकते हैं कि H2O जो पानी का मॉलिक्यूल होता है, उस पानी के मॉलिक्यूल के अंदर 11.1% हाइड्रोजन होता है और 88.9% ऑक्सीजन होता है। ये इनका अनुपात है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं CO2 के लिए ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही है, उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। हमने लिख दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका अनुपात कैसे पता लगाएंगे? तो हम इसके भार अनुपात की बात कर रहे हैं, इसके एटॉमिक वेट को हम लेंगे। तो कार्बन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कार्बन 612 होता है, 6C12। ऑक्सीजन का होता है 8O16। तो चलिए अब इसका हम भार अनुपात निकालते हैं, कितने अनुपात में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कार्बन कितने की संख्या में है, यहाँ पे देखिए 1, कार्बन यहाँ पे अकेला है ना, तो कितनी संख्या है इसकी, 1 संख्या है कार्बन की। तो यानी कि इसका एटॉमिक वेट लेंगे 12, तो 1 × 12। 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका जो नंबर है वो 1 है, यानी कि एक ही की संख्या में जुड़ा हुआ है। अब क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। तो बताइए ऑक्सीजन कितने की संख्या में, यहाँ पे 2 की संख्या में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 16, यहाँ पे लिख देंगे 16। तो 12 बन जा 12, 16 2 जा 32। अब टेबल से आप इसको कट कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। क्या मिला, 3 और 8, यानी कि इनका रेशियो मिल गया 3:8। यही कह रहा है, यानी कि कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो भारानुपात होगा वो हमेशा 3 संबंधी 8 का ही देखा जाएगा। यही कहलाता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। इसे आप H2O मॉलिक्यूल के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं H2O, ले रहे हैं H2O, ठीक है, पानी। तो इस पानी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का भी हमने बताया 8O16, हाइड्रोजन का 1H1। अब चलिए देखिए हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या है, 2 एटम है हाइड्रोजन के, यानी कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 × कितना 1। अब इसका हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो रेशियो का चिन्ह लगा दिया।
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 16, तो 2:16। अब इसको आप कट करना चाहें तो कट भी कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 1:8। तो ये हमने देखा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर पदार्थ का जो अनुपात होता है, पदार्थों का जो अनुपात होता है, तत्वों का अनुपात होता है, वो हमेशा निश्चित होता है। बिना किसी निश्चित अनुपात के कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कंपाउंड का निर्माण नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब अगला जो हमारा लॉ आता है वो आता है गुणित अनुपात का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है और कैसे अप्लाई होता है, अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में, 1803 ईस्वी में। तो अब ये गुणित अनुपात का नियम क्या करता है, इस गुणित अनुपात के नियम को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए यहाँ पे देखिए कार्बन, कार्बन इसके साथ कोई दूसरा तत्व है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का जो एटॉमिक वेट अभी हमने बताया कितना है, वो है 12। ऑक्सीजन कितना होता है तो 16, तो ये 12:16 में है। अब एक कार्बन का, इसका भी ले लीजिए कार्बन, और इसका 2, इसका 12 लिख लेते हैं कार्बन का, इसका 2 × 16 यानी कि 12:32। ये देखिए यहाँ पे, यानी कि एक तरीके से देखा जाए, अगर कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ विभिन्न अनुपातों में एक दूसरे से संयोग करता है तो उन दोनों तत्वों के अंदर एक निश्चित अनुपात गुणित होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो चलिए देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है। देखिए, व्युत्क्रम अनुपात का नियम समझने से पहले हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ये नियम ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। तो एक एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लिया ऑक्सीजन, यहाँ पे ले लिया कार्बन, ठीक है। अब ये जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मीथेन, और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, यही बताता है हमें व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात के नियम को दिया था जे.बी. रिक्टर ने 1792 में। तो इस नियम के अनुसार देखिए, अगर कोई एक तत्व है, मान लीजिए कोई दो तत्व है, ये दोनों तत्व किसी एक तत्व के साथ एक किसी निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो एक दूसरे से भी वो उसी अनुपात में संयोग करेंगे। वैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, तो वैसे ही यहाँ पर क्या बनेगा आपका H2O। ये कैसे बन रहा है H2O, तो ये यही नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करते हैं और बनाते हैं H2O, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने ले लिया H2S भी ले सकते हैं, H2O भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया, चलिए हम यहाँ पे सल्फर लेते हैं और ऑक्सीजन, यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा आपका H2O। तो इसी तरीके से जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा तो बनाएगा SO2। यही हमारा होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। उम्मीद है आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझने में आप कामयाब रहे होंगे। अब इसका और एग्जाम्पल ढेर सारा है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास रासायनिक संयोग के कुछ नियम। उम्मीद है रासायनिक संयोग के ये वाले नियम आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं रासायनिक तुल्यता का नियम। तो रासायनिक तुल्यता के नियम को समझने के लिए हमें मानना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक पदार्थ है A और कोई दूसरा पदार्थ है B, तो A पदार्थ का अभिकारी भार, ठीक है, A पदार्थ का अभिकारी भार A पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर होगा। वहीं पर B पदार्थ का अभिकारी भार B पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर होगा। इस टॉपिक से आपको बस एक चीज समझना है कि अगर A का अभिकारी भार A के तुल्यांकी भार के बराबर है, पदार्थ B का अभिकारी भार पदार्थ B के तुल्यांकी भार के बराबर है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। आप इसको, इस वाले को इधर लेके आइए और इस वाले को इधर लेके जाइए, तो ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A का तुल्यांकी भार, A का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा B का तुल्यांकी भार। कहने का मतलब इस नियम में हमें बस यही देखना है कि किसी पदार्थ का एक का तुल्यांकी भार
B के तुल्यांकी भार के बराबर होगा। तो रासायनिक तुल्यता के नियम में हमने ये देखा कि अगर कोई दो पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके अंदर एक पदार्थ का तुल्यांकी भार की संख्या दूसरे पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है। वहीं पर रासायनिक तुल्यांक या फिर तुल्यांकी भार पता करने के लिए देखा जाए तो हम एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं, वो है तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। अगर हमें किसी कंपाउंड का तुल्यांकी की संख्या पता करना है, तुल्यांकों की संख्या पता करना है, तो हम उस पदार्थ का पहले द्रव्यमान ले लेंगे, उसका मास ले लेंगे, फिर उस पदार्थ का तुल्यांकी भार ले लेंगे, जिससे हमें उसके अंदर तुल्यांकों की संख्या का पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले नियम को। अगला नियम जो है वो है हमारा द्रव्य अविनाशता का नियम। द्रव्य अविनाशता का नियम। अच्छा, ये द्रव्य अविनाशता के नियम से आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ यानी मैटर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य अविनाशता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम। यहां से थोड़ा सा आप फोकस ज्यादा करेंगे क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको आगे काम में आएगा और ये काफी हेल्प करेगा आपको। हमें बस टर्म्स समझना है। देखिए, अब द्रव्य अविनाशता का नियम क्या होता है? देखिए, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लॉ of indestructibility of matter। लॉ ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी ऑफ मैटर कहने का मतलब न तो पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई किसी भी पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान है तो न तो हम उस द्रव्यमान को पूर्ण रूप से नष्ट कर पाएंगे और न ही कभी भी हम नए द्रव्यमान को बना सकते हैं। यही कहता है लॉ ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी ऑफ मैटर। इसका मतलब हम न पदार्थ को नष्ट कर पाएंगे और न ही उत्पन्न कर पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं पदार्थ के साथ? हाँ, हम पदार्थ के रूप का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास कर सकते हैं। उसे हम न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही फिर से उसे हम बना सकते हैं। तो यही कहलाता है हमारा द्रव्य अविनाशता का नियम। तो समझे आप लोग द्रव्य अविनाशता का नियम क्या होता है? एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए, द्रव्य अविनाशता के नियम में हमको ये बताया गया कि पदार्थ का द्रव्यमान न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। हम बस पदार्थ के द्रव्यमान का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसे हम नष्ट नहीं कर सकते और नहीं बना सकते हैं। अब देखिए, जो सेकेंड नियम आपके पास आने वाला है इस बार, वो नियम है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें क्या बताता है? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? देखिए, इन दोनों में थोड़ी सी समानता, आपको शब्दों की समानता मिलेगी। वो शब्दों की समानता क्या है? फिर से सुनिएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हमें ये बताया गया कि किसी भी ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। सेम इस वाले लॉ के ऊपर है। जैसे हम न तो द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे हम ऊर्जा को भी न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, हम ऊर्जा के एक रूप का दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसे दूसरे रूप में बदल सकते हैं, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। मान लीजिए सुबह हुआ, धूप हुआ, सोलर एनर्जी को हमने अपने सोलर पैनल की सहायता से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो धूप को यानी कि सोलर एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक डैम होते हैं वो पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। हमने वाइंड मिल को देखा है, वो पंखा जो घूमते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो भी वाइंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हम रोजाना अपने जीवन में पदार्थों के रूपांतरण करते हैं, हम ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। तो यही है, हम न तो ऊर्जा को नष्ट कर पाएंगे और न ही उत्पन्न कर पाएंगे, वही द्रव्यमान को भी न तो हम नष्ट कर पाएंगे और न ही उत्पन्न कर पाएंगे। अब चलिए हम समझते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। ये नियम अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने का काम करिएगा। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, ये क्या है? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस।
इक्विवेलेंस, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो फेमस इक्वेशन तो आपको याद होना चाहिए, E इक्वल mc स्क्वायर। क्या था अल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन? E इक्वल mc स्क्वायर। फेमस इक्वेशन हमें याद करना है, E इक्वल mc स्क्वायर। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे 1905 ईस्वी में इसे प्रस्तावित किया था, इसे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था दुनिया के सामने। तो प्रिंसिपल ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी कि नियम, मास एनर्जी तुल्यता नियम के अंतर्गत हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये E इक्वल mc स्क्वायर रूल फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब हम किसी भी द्रव्यमान से हम ऊर्जा बना सकते हैं, किसी भी ऊर्जा से हम द्रव्यमान बना सकते हैं, यही होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना फेमस इक्वेशन इसीलिए दिया था। यहाँ पर जो E है वो है ऊर्जा, E का मतलब क्या होता है? एनर्जी। M जो है वो है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब मास, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं मास, ये हमारा है एनर्जी, ठीक है। और ये C क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आपको पता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। आगे भी बता रहे हैं आपको। देखिए E एनर्जी, M मास, C स्पीड ऑफ लाइट। तो यानी कि अगर हम किसी भी पदार्थ के अंदर द्रव्यमान से कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा, अगर उसकी गणना करना चाह रहे हैं तो हमें आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन इक्वल mc स्क्वायर लागू करना पड़ेगा, तब हम वहां से उस चीज का पता कर लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इसका यूनिट, मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या होता है, इसका क्या, इसको कैसे हम नापते हैं? तो इसकी कई प्रणाली है मेजरमेंट की। कहीं हम देखते हैं CGS देखते हैं, कहीं देखते हैं CGS। तो CGS पद्धति में एनर्जी का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है अर्ग, और मीटर को हम नापते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और जो लाइट की स्पीड है उसे हम नापते हैं मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है मीटर पर सेकेंड में? बताइए। स्पीड ऑफ लाइट है नियर अबाउट 2.9979 इंटू 10 सेंटीमीटर, एक मिनट सॉरी, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 2.9979 इंटू 10 सेंटीमीटर सेकेंड। इसे आप नियर अबाउट कभी कभी लिखते हैं 3 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली के अंतर्गत, इसे हम CGS प्रणाली भी कहते हैं। अब एक और प्रणाली हमारे पास आती है MKS प्रणाली, MKS। अब MKS में देखिए हम ऊर्जा को हम नापते हैं जूल में, ऊर्जा को हम नापते हैं जूल में, ठीक है। सेंटीमीटर को हम लेते हैं मीटर में, और स्पीड ऑफ लाइट को हम लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। अब ये मीटर प्रति सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी होती है? नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो यूनिट है, इसे कभी कभी एक यूनिट आता है SI यूनिट भी आता है, तो SI यूनिट में भी इसका मात्रक हम जूल लेते हैं, मीटर लेते हैं और मीटर प्रति सेकेंड लेते हैं। तो इस चीज में आप कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये कैसे हो रहा है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी भी पदार्थ के अंदर अगर द्रव्यमान की हानि हो रही है तो ऊर्जा की भी हानि होगी, अगर ऊर्जा की हानि हो रही है तो द्रव्यमान की हानि होगी, यही आइंस्टाइन का इक्वेशन कहता है। लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब अभिक्रिया होती है तो उस दौरान ऊर्जा निकलती है, लेकिन मास वहां पे नहीं बदलता है। यही हमें समझना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ऊर्जा निकलती है, तो जब हीट निकलेगी या फिर हीट उसको देंगे तो उसके मास में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास अपरिवर्तित रहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। इसलिए कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है। रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो करती हैं, लेकिन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो इस नियम का फॉलो नहीं करती है, वो है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रियाओं में पदार्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल में ले लिया, हम लेते हैं रेडियम, ठीक है, रेडियम लेते हैं और ये टूटने के बाद बनाता है रेडॉन और हीलियम मॉलिक्यूल, यानी कि 2He4। रेडॉन का होता है आपका 86 पे 222, इसका होता है 88 पे 226। देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर मास की हानि हो रही है, यहाँ पर इसके मास में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर इसका मास देखिए 226 था, ये परिवर्तित हो गया दो अलग तत्वों के रूप में। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर कभी भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर ये फॉलो नहीं करेगा।
तो फॉलो किसके अंदर करता है? तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये फॉलो करता है, लेकिन इसके अंदर नहीं करता है। तो चलिए पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सन 1803 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत डाल्टन ने हमें बताया कि द्रव अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। अति सूक्ष्म का मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो बहुत ही छोटे कणों से बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। यही बताया था डाल्टन ने अपने सिद्धांत के पहले नियम के। पहले नियम में क्या बताया कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम कहते हैं एटम। वैसे देखा जाए तो किसी भी पदार्थ को हम जब छोटा करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसे हम और छोटा नहीं कर पाते हैं, उसे ही इन्होंने कह दिया था एटम। यानी कि कोई भी सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर पदार्थ बना होता है वह कहलाता है एटम। ये कहा था डाल्टन ने। अब डाल्टन के अनुसार एटम उस पदार्थ का मूल कण होता है। कहने का मूल कण का मतलब हुआ कि उसे हम तोड़कर और छोटा नहीं कर सकते हैं। एटम किसी पदार्थ का मूल कण हो गया और उसे तोड़ के हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम एटम को चाहे तो उसे हम छोटा नहीं कर सकते हैं तोड़ के। लेकिन अभी तो हमें ज्ञात है ना कि एटम छोटा हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंतर्गत। लेकिन उस समय 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन को यह पता नहीं था और उन्होंने ये कह दिया कि एटम को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक तत्व के एटम का द्रव्यमान गुण समान होता है। देखिए डाल्टन ने यह भी बताया था कि अगर कोई तत्व है तो उस तत्व का एटम हमेशा द्रव्यमान में, गुण में हमेशा समान रहेंगे। वो उनका गुण और द्रव्यमान हमेशा नहीं बदलेगा। उन्होंने बताया कि तत्व का निश्चित परमाणु भार परमाणु का मूल लक्षण है। कहने का मतलब कोई भी तत्व है उस तत्व का हमेशा एक निश्चित एटॉमिक वेट होगा, निश्चित परमाणु भार होगा, और किसी भी पदार्थ के अंदर उस तत्व के परमाणु का परमाणु भार ही उसका मूल लक्षण होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। उन्होंने ये बताया कि भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांक में संयोग करते हैं और बनाते हैं यौगिक परमाणु। कहने का मतलब अगर कोई दो तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो सदैव एक निश्चित लघु पूर्णांकों के रूप में जुड़ते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लिया हमने लिख दिया ए और उसमें हमने जोड़ दिया एक दूसरा बी परमाणु, तो दोनों मिलकर क्या बनाए ए बी। अब ये जो ए बी इधर बन रहे हैं इसे हम कहेंगे कंपाउंड एटम। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने कहा इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड एटम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व का एक परमाणु जुड़ा है, यहाँ पर ए भी बना हुआ है, तो यहाँ पर भी लघु पूर्णांक का अनुपात है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 2a जुड़ा है, यहाँ पे 1 भी जुड़ा है, तो यहाँ पे a2 भी बन गया। तो इसके अंदर भी लघु पूर्णांकों का एक अनुपात है। तो यही कहा था डाल्टन ने कि जब भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर जुड़ते हैं तो सदैव लघु पूर्णांकों के रूप में जुड़ते हैं। यह डाल्टन का नियम का 6वां रूल था। अब आप देख लीजिए परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट हो सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो ये भी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर और लॉ ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी ऑफ मैटर के ऊपर ये भी काम कर रहा है। यानी कि न तो परमाणु नष्ट होंगे और न ही उत्पन्न होंगे। और एक चीज ये भी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु ही पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग करता है? परमाणु भाग करता है, और परमाणु कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया परमाणु सिद्धांत के नियम। इस सिद्धांत में कई संशोधन आगे चल के किया गया। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां जॉन डाल्टन के द्वारा कर दी गई थी जिसका संशोधन बाद में करना पड़ा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में की गई कुछ गलतियों का जो बाद में सुधार हुआ वो हुआ था, सबसे पहले डाल्टन ने एक बात कही थी कि परमाणु जो है अविभाज्य है। उन्होंने कहा था कि परमाणु को हम काट के और छोटा नहीं कर सकते, उसे हम चाह कर भी और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन आधुनिक समय में हमको तो ये पता है कि परमाणु के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि कहा जाए तो परमाणु अभी विभाज्य है अपने मूल कणों में। तो डाल्टन ने पहले उसको मूल कण मान लिया था। ये डाल्टन की पहली गलती थी कि उन्होंने परमाणु को ही मूल कण का नाम दे दिया था, उसे और हम छोटा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में परमाणु को और छोटा किया जाना संभव है, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणुओं के जो द्रव्यमान होते हैं हमेशा समान होते हैं। मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, तो उनके अनुसार हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु हो उसका परमाणु द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। लेकिन जब समस्थानिकों की खोज की गई तो उसमें पाया गया कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वो अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी थी। तीसरा उन्होंने ये बताया कि भिन्न तत्वों के द्रव्यमान हमेशा समान रहते हैं।
भिन्न तत्वों के द्रव्यमान समान का मतलब क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो कोई भी तत्व है उनके द्रव्यमान हमेशा समान रहते हैं, ये आधुनिक अवधारणा है। लेकिन डाल्टन ने यह कहा था कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के अलग अलग द्रव्यमान होंगे। ये डाल्टन की गलती थी, क्योंकि उस समय आइसोबार की भी खोज नहीं हुई थी, संभारिकों की भी खोज नहीं हुई थी, क्योंकि संभारिक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके द्रव्यमान हमेशा आपस में सेम रहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आर्गन है, इसका भी द्रव्यमान आपस में सेम है, पोटेशियम इसका द्रव्यमान सेम है, कैल्शियम इसका भी द्रव्यमान सेम है, तीनों के द्रव्यमान 40-40-40 है। यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये भी एक कमी पाई गई। उन्होंने एक और कमी कर दी थी कि उन्होंने कह दिया था कि परमाणु भार, एटॉमिक वेट, हमेशा किसी भी तत्व का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है उसका मूल कहा जाए तो उसका मूल लक्षण होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो किसी भी तत्व का मूल लक्षण जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब यह हुआ कि उस तत्व के नाभिक के अंदर उतने ही प्रोटॉन संख्या में उपस्थित हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ये भी डाल्टन की एक कमी थी कि उन्होंने एटॉमिक वेट को मान लिया था कि वही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट के लिए। अगले उनकी जो कमी थी कि उन्होंने बोला था कि परमाणुओं के संयोग से यौगिक परमाणु बनते हैं, यानी कंपाउंड एटम बनते हैं। तो हमें तो आज पता है नहीं कि परमाणुओं के संयोग से अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, न कि कंपाउंड एटम बनते हैं। ये भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी। एक और उनकी कमी थी कि परमाणु का संयोजन होल नंबर में होता है। उन्होंने कहा था कि परमाणु का संयोजन होल नंबर में होता है, लेकिन आज देखा जाए जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के जो अणु होते हैं उनके अंदर होल नंबर का कोई भी संयोजन नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसके कुछ एग्जांपल में आप प्रोटीन को भी ले सकते हैं, बहुलक को भी ले सकते हैं। उम्मीद है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उनकी जो कमियों को बाद में सुधारा गया था, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, शुरू होता है परमाणु और अणु से। चलिए बेटा हम और मॉलिक्यूल को समझते हैं। परमाणु और अणु क्या होते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ को अगर हम छोटा करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसे हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, उसी कण को हम कहते हैं परमाणु। अगर आप उस कण को और छोटा करने की कोशिश करेंगे तो अपने मूल कणों में टूट जाएगा, जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि अगर इसका आप डिफिनेशन बनाना चाह रहे हैं कि एटम क्या होगा और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो देखिए किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता और उसे और छोटा करने पर वो अपने मूल कणों में टूट जाता है, वह कहलाता है परमाणु। तो अब अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक परमाणु लेते हैं हाइड्रोजन, एक और परमाणु लेते हैं इसका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में संयोग करके बना लेंगे H2, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल। यानी कि दो परमाणु कभी भी आपस में जुड़ेंगे तो हमेशा अणु बनाते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यानी कि हमेशा निर्माण अगर किसी का करेंगे तो वो करेंगे अणु का। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक आपस में तत्व के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो अणु बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास। अब चलिए जान लेते हैं कि देखिए वैज्ञानिकों ने सबसे छोटे तत्व हाइड्रोजन का एक परमाणु लिया, उन्होंने उसके बारे में कुछ गणनाएं की। उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है, हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होती है वो होता है 0.28 एंगस्ट्रॉम, उसका जो मास होता है वो होता है 1.08 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। वहीं पर वैज्ञानिकों ने यह भी गणना की कि अगर सबसे छोटे तत्व का परमाणु भार इतना है, उसके अंदर उसका रेडियस इतना है, तो यानी कि बाकी जो तत्व होंगे उनका जो परमाणु रेडियस होगा वो 7.7 एंगस्ट्रॉम से लेके 2.5 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। अगर हम बात करें उसका मास कितना हो सकता है, तो वैज्ञानिकों की गणनाओं के अनुसार उसका मास 2 से लेकर 266 एटॉमिक मास यूनिट तक हो सकता है। अब देखिए किसी भी परमाणु के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस चीज को समझने से पहले हमें परमाणु का एक संरचना बनाना पड़ेगा। देखिए ये हमारा है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलिए, ये हो गया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये क्या है, ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। जैसे सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाता है और सारे ग्रह लगाते हैं, वैसे ही नाभिक के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसका चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह होता है 9.109
इंटू 10 पे माइनस 31 kg। वहीं पर हमारा प्रोटॉन का होता है 1.67262 इंटू 10 पे माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है, इसका मास होता है 1.67492 इंटू 10 पे माइनस 27 kg। देखिए यहाँ पर 262, यहाँ पर 492। अभी इसकी गणना और भी सार्थक अंकों के रूप में की जाती है, हम बस इतना यहाँ पे इसलिए लिखे ताकि थोड़ा छोटा हो, आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन का जो वेट है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, इसका मास थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है हमको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 77 और यहाँ पे 29, यहाँ पर इसका मास ज्यादा है ना। हाँ, तो यही इसलिए न्यूट्रॉन को हम भारी कहते हैं। देखिए परमाणु का जो पूरा चार्ज अगर देखें तो परमाणु हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। रीजन क्या है कि परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन होंगे उस परमाणु के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। इसी वजह से परमाणु हमेशा उदासीन रहता है। क्या रहता है? उदासीन रहता है। परमाणु के बारे में एक चीज बहुत रोचक है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। ठीक है, ये याद रखिएगा। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ये क्या होता है? नाभिक। इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये हमारा नाभिक है। और नाभिक के अंदर इनके संयोग को एक साथ जब हम कहते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक चीज दिमाग में रखिएगा, किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। और किसी भी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने उस नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर क्या होता है? देखिए किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम कहते हैं मास नंबर। यानी कहा जाए एक तरीके से हमारे यहाँ पर सूत्र भी बन सकता है, फार्मूला बन सकता है कि A बराबर Z प्लस एन या फिर A बराबर P प्लस एन, जहां Z और P आपस में बराबर होते हैं। ये पहले मैंने आपको बता दिया। Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, P प्रोटॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, A जो होता है उसका मास नंबर होता है और N जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। यानी किसी भी परमाणु के अंदर अगर हम उसे मास नंबर उसका निकालना चाह रहे हैं तो हमें उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, या फिर उसका प्रोटॉनों की संख्या पता होनी चाहिए, या फिर उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। यानी कि दो चीज हमें पता हो तो उसका मास नंबर निकाल सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। ये पता हो तभी मास निकल सकता है, या फिर एटॉमिक नंबर या फिर उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या, ये दोनों पता हो तभी हम उसका मास नंबर निकाल सकते हैं। देखिए जब समस्थानिकों की खोज की गई, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के समय समस्थानिक को नहीं खोजे गए थे, उसके बाद समस्थानिक खोजे गए, जैसे हम इंग्लिश में आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। अब समझ लीजिए समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक के अंदर वे तत्व आते हैं या वे परमाणु आते हैं जिनके परमाणु क्रमांक आपस में समान होते हैं एवं उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरीन का आपस में परमाणु क्रमांक समान है लेकिन उनका द्रव्यमान संख्याएं आपस में अलग अलग है। ऐसे परमाणुओं को हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक या फिर आइसोटोप्स कहते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु आपस में उनके द्रव्यमान जो होते हैं वो समान होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं समभारिक। यानी कि उसका जो परमाणु क्रमांक है वो हमेशा डिफरेंट होगा और उसका मास नंबर हमेशा सेम होगा, उसे हम कहते हैं समभारिक। इसी तरह आता है हमारे पास समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक मेन चीज देखिएगा, समस्थानिक है तो उसके परमाणु क्रमांक समान होंगे, समभारिक है तो उसके द्रव्यमान संख्याएं समान होंगे, समन्यूट्रॉनिक है तो उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होंगे। यहाँ पर देखिए अगर लिखा है 6C13 7C14, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? फार्मूला हमने देखा, क्या देखा अभी? A बराबर Z प्लस एन। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो n बराबर Z को इधर लाएंगे तो A माइनस Z, तो n का मान निकालना है। इसमें A का मान देखिए कितना है यहाँ पे। A का मतलब अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक इसका मास नंबर है A, यहाँ पे इसका मास नंबर है तो A की जगह रखते हैं 13 माइनस Z का नंबर है 6, तो 13 में से कितना बचेगा? 7। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? 7 है। इसका भी देख लीजिए, n का वैल्यू निकालना है तो A माइनस Z। A का वैल्यू दिया 14, Z का वैल्यू दिया है 7, कितना आ गया? n बराबर 7। यानी कि ये दोनों तत्व आपस में क्या है? समन्यूट्रॉनिक है। ठीक है, तो ये समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक आपको समझ में आया। एक बार फिर से इसका सुन लीजिए। देखिए समस्थानिक वे होंगे जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, समभारिक वे होंगे जिनकी आपस में द्रव्यमान संख्याएं समान होंगे, समन्यूट्रॉनिक वे होंगे जिनके न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होंगे। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद भी आया होगा, इसमें आपको काफी जानकारी मिली होगी जो आपके सिलेबस को पढ़ने में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।